नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक सारा दिन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप सबको पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और तब से लेके आज तक लगभग 76 साल हो गए। हिंदी के उत्थान, हिंदी के गौरव, हिंदी को वाकई में राष्ट्रभाषा का दर्जा जो दिया गया है, उसकी सार्थकता सिद्ध करने के लिए अनेक बार प्रयास होते हैं कि हिंदी को हम विश्व स्तर की भाषा क्यों नहीं बना सकते। 14 सितंबर, जी हाँ, 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी हिंदी दिवस पूरे जोर शोर से मनाया जाएगा। राजनीतिक स्तर पर भी, सरकारों के स्तर पर भी, विभिन्न बैंकों, क्लबों और सामाजिक संस्थाओं, सहकारी संस्थाएं हों, स्कूल कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हों, सब जगह सेमिनार होती है, गोष्ठी होती है और उन गोष्ठी, जो पूरे देश में गोष्ठियां होती होंगी, शायद उनका खर्च करोड़ों में जाता होगा। भव्य आयोजन होते हैं और हिंदी को लेकर हिंदी प्रेमी, राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स सब अपने अपने तरीके से हिंदी की गौरव गाथा का गान करते हैं और ये जताने का प्रयास करते हैं कि वाकई में हिंदी को जो स्थान भारत में मिलना चाहिए, राष्ट्रभाषा घोषित होने के बावजूद वो आज तक हिंदी को नहीं मिल पाया। और उस दिन जब टेलीविजन पर ऐसी सेमिनारें देखी जाती हैं, दूसरे दिन अखबारों में जब उसकी खबरें छपती हैं, तो निश्चित रूप से लगता है कि हमारे राजनेता, हमारे अधिकारी, हमारे हिंदी प्रेमी हिंदी को लेकर कितने चिंतित हैं। लेकिन उसके अगले दिन से फिर अगले साल हिंदी दिवस तक, मतलब 364 दिन, जो हिंदी के उत्थान की बातें करते हैं, जो हिंदी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, जो हिंदी के स्तर को और सुधारने की बात करते हैं, वो सब भूल जाते हैं। कहने का मतलब है कि सारी जो दिनचर्या है सामान्य हो जाती है और वही अंग्रेजी का बोलबाला चारों तरफ दिखाई देता है। कोई भी भाषा अपने आप में बुरी नहीं है और आप जितनी भाषाएं सीख सकते हैं, जितनी आपको आती हैं, वो ये आपकी योग्यता में चार चांद लगाती हैं। लेकिन जब हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया, तो यही सोच के दिया था कि जब अंग्रेजों का समय था, सारे जितने फैसले, जितने कोर्ट की, सब अंग्रेजी में हुआ करती थी। तो शायद जब देश आजाद हुआ तो एक लाल किले पर जो तिरंगा हमारा लहराया जा रहा है स्वाधीनता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, या हम अपने आप को आजाद देश का नागरिक कहलाने का जो गौरव हासिल करते हैं, वो सिर्फ एक दिन के झंडा फहराने में नहीं, अपनी भाषा, अपनी मुद्रा चला दी, अपने और नियम बना दिए, अपनी सरकारें हो गई, अपने लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, सांसद, विधायक बनने लगे। ये तो आजादी का एक अनुभव था ही कि हमारे अपने लोग अपनी सरकार चलाएं, देश के लोगों की सोच के अनुसार, भावनाओं के अनुसार। लेकिन क्या लोगों ने यह भी सोचा था कि जब देश आजाद होगा तो जो अंग्रेजी का वर्चस्व है, अंग्रेजी का बोलबाला है, जो पूरे देश में दिखता था, वो चाहे अदालतों के फैसले हों, चाहे सरकारी आदेश हों, या और सामान्य बातचीत का जो लहजा हो, उसमें अंग्रेजी को की बजाय अब हिंदी को प्रोत्साहन मिलेगा। और साल दर साल, 75 साल से 76 साल से देश हर साल एक दिन हिंदी दिवस मना के अगले 364 दिन के लिए भूल जाता है कि हिंदी को हम उत्थान अभी तक क्यों नहीं हो पाया। जो हमारी सपने थे, हमारी कल्पना थी, हमारी सोच थी कि हिंदी की परचम, हिंदी की पताका पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में फहराए, तो क्या हम उस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रहे? और अगर नहीं, तो क्यों? हिंदी के उत्थान नहीं होने की वजह से क्या कारण ऐसे हैं कि जिसकी वजह से नहीं होती? मेरा क्या, आप सभी लोगों का शायद ये मानना होगा कि हिंदी के उत्थान में सबसे ज्यादा जो हिंदी को समझने वाले लोग हैं, वही शायद बाधक है। सुनने में भले कड़वा लगे, लेकिन हकीकत यह है।
आज आप देश के किसी भी कोने में देखिए, कोई आईएएस अधिकारी हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो या राजनेता हो या और किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले, अगर कोई दो आप बंगालियों को बात करते हुए सुनोगे, और वो चाहे आईएएस हो चाहे राजनेता, तो बंगला में बात करते हैं। कोई तेलुगु वाले हों, तमिल वालू हो, तमिल के हों, मलयालम बोलने वाले हों, पंजाबी बोलने वाले हों या और जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो अगर आपस में बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो अपनी भाषा में, अपनी भाषा मतलब तेलुगु हो, मलयालम हो या बांग्ला हो या मराठी हो, लेकिन अगर दो आईएएस जो हिंदी भाषी हैं वो अगर बात करेंगे तो वो अंग्रेजी में करेंगे 90% लोग। अगर वो और ब्यूरोक्रेट हैं, राजनेता हैं या वैज्ञानिक हैं या खिलाड़ी हैं, मतलब उनको हिंदी आती है लेकिन वो अंग्रेजी में ही बात करते हैं। 90% की बात कर रहा हूँ, 10% हो सकता है कि हिंदी में बात करते हो। तो ये मान लिया गया हमारे देश में कि हिंदी के मुकाबले अंग्रेजी समृद्ध भाषा है, और जिसको हिंदी नहीं आती वो अंग्रेजी जानने वाले के मुकाबले कम योग्य है। आज भी कोर्ट में आप फैसले देखिए, अधिकांश फैसले अंग्रेजी में ही आते हैं। कई बार तो वकील, जज आपस में बात कर रहे हैं और जो मुवक्किल है जिसका मुकदमा है, उसको समझ में नहीं आता कि चर्चा क्या हो रही है, बहस क्या हो रही है। ये जो परिस्थितियां हैं, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हिंदी दिवस पे आप बहुत सी सेमिनार, गोष्ठियां, चर्चाएं सुनेंगे हिंदी के उत्थान को लेकर। पुराने जो हिंदी के बड़े बड़े कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, उनके कोट ले लेके उनके कोट आएंगे, उनकी फोटो दिखाई जाएंगी कि इन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए ये किया, इन्होंने ये कविताएं लिखी, ये गीत लिखे, ये लेख लिखे, ये कहानी लिखी। मुंशी प्रेमचंद की भी चर्चा होगी, नामधारी सिंह दिनकर की भी चर्चा होगी। लेकिन उस चर्चा का नतीजा हमें अपने दैनिक जीवन में, कम से कम सरकारी स्तर की जो चीजें हैं, कितनी सेमिनार, गोष्ठियां वैज्ञानिकों की होती हैं, सब अंग्रेजी में होती है। तो हम जब जो हिंदी भाषी लोग हैं, अगर हम अपने हिंदी के प्रोत्साहन के लिए, हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम सब प्रयास नहीं करेंगे, तो सिर्फ कागजों में हिंदी की राष्ट्रभाषा बनने से उसको वाकई में वो दर्जा मिल जाए, इसकी कल्पना करना बहुत ही असहज स्थिति होगी। बहुत समय से ये मांग उठती आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को शामिल क्यों नहीं किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषाएं हैं, अभी 6 भाषाओं को उसने जो मान्यता दे रखी है, उसमें हिंदी को क्यों नहीं शामिल किया गया। और आज से नहीं, दशकों से हम सुनते आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, हिंदी में बोले, और भी नेता हिंदी में एक दो बोलते हैं, बोले। लेकिन क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी, हमारी भाषा, हिंदी भाषा को मान्यता मिल पाई? 78 साल देश को आजाद हो गए, और अब जब हम विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आज जब दुनिया में हमारी बात सुनी जाने लगी है, आज जब हम दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में बाकी विश्व के देशों से कंधा मिलाकर प्रगति कर रहे हैं, वो चाहे विज्ञान का विषय हो, चाहे अंतरिक्ष का विषय हो, चाहे साहित्य का विषय हो, चाहे अर्थशास्त्र का विषय हो, आर्थिक क्षेत्र का हो, खेलों का मामला हो, या राजनीति जगत में जो एक दुनिया के बड़े देशों की धाक होती है, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो, ब्रिटेन रहे हो, फ्रांस रहे हो, आज उस श्रेणी में भारत शामिल हो चुका है। आज भारत की कोई भी बात, वो चाहे नेहरू जी की सरकार थी, इंदिरा की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार रही हो, या आज मनमोहन सिंह जी की और नरेंद्र मोदी की सरकार, सालों साल भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, और प्रगति दिखती है। जीडीपी दिखती है, प्रति व्यक्ति आमदनी में हमारी कितनी बढ़ोतरी हुई है वो नजर आता है। शिक्षा का स्तर, कितने लोग साक्षर थे जब देश आजाद हुआ, और आज कितने लोग हम साक्षर हो गए हैं, साक्षरता का प्रतिशत क्या है। बीमारी से हमारे यहाँ कितनी मौतें होती थी, आज हम उन पे काबू हमने पाया है। कितने बांध बनाए हमने, विश्वविद्यालय बनाए, एयरपोर्ट बनाए, रेलवे का जाल कहाँ से कहाँ चला गया, बिछा गया। निश्चित रूप से हमें ये गर्व होता है इस बात का कि आज़ादी के 78 सालों में हमने बहुत प्रगति की है, और दुनिया के तमाम, आज 7-8 देश दुनिया के जो मान लो, उसमें भारत की गणना होती है। तो फिर हिंदी
संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा क्यों नहीं बन पा रही है? हिंदी राष्ट्रभाषा होते हुए भारत की भाषा क्यों नहीं बन पा रही है? ये सवाल कड़वे हैं और हमें निश्चित रूप से चुभने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में 145 करोड़ लोग पूरे विश्व में अंग्रेजी बोलते हैं और निश्चित रूप से अंग्रेजी दुनिया की भाषा है। हम हिंदी के उत्थान की, हिंदी की प्रगति की, हिंदी के गौरवगान की हम चर्चा करते हैं, निश्चित रूप से करनी चाहिए हिंदी भाषी होने के नाते। लेकिन अंग्रेजी के महत्व को दरकिनार नहीं किया जा सकता। 145 करोड़ लोग अगर अंग्रेजी बोलते हैं और अंग्रेजी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में शामिल किया है, किसी को कोई आपत्ति नहीं। 113 करोड़ लोग, 1 अरब 13 करोड़ लोग लगभग चीनी भाषा बोलते हैं और चीनी भाषा को अगर संयुक्त राष्ट्र की भाषा में शामिल किया गया है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इतने लोग जब दुनिया में बोलते हैं चीनी, तो उसको शामिल करने में किसी को क्या आपत्ति होगी। देखिए, आप कल्पना कीजिए स्पेनिश भाषा, जिसके 56-60 करोड़ लोग पूरी दुनिया में स्पेनिश भाषा बोलने और जानने वाले हैं, वो स्पेनिश भाषा भी संयुक्त राष्ट्र की जो सूची है भाषाओं की, जिसको 6 भाषाओं को मान्यता दे रखी है, उसमें शामिल है। फ्रेंच अच्छी भाषा है, बड़े-बड़े साहित्यकार पैदा हुए उसमें, लेकिन मात्र 32 करोड़ लोग दुनिया में फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच भाषा। वो 32 करोड़ लोगों की भाषा जो है वो भी संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में शामिल है। 25 करोड़ लोग रशियन भाषा बोलते हैं दुनिया में, लेकिन वो 25 करोड़ जो लोग हैं रशियन भाषा बोलते हैं, वो भाषा भी संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषाओं में शामिल है। और 28 करोड़ लोग अरबी भाषा बोलते हैं, समझते हैं पूरी दुनिया में, वो अरबी भाषा भी उसमें शामिल है। लेकिन जो 100 करोड़ लोग दुनिया में फैले हुए हैं, जो हिंदी भाषा बोलते भी हैं और समझते भी हैं, शायद आंकड़ा इससे भी ज्यादा होगा, लेकिन 100 करोड़ हिंदी बोलने वाले, समझने वाली जो भाषा है, वो आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में शामिल नहीं हो सकी। और हम दशकों से सुनते आ रहे हैं, सरकारी स्तर पर प्रयास भी होते होंगे, निश्चित रूप से होते होंगे, लेकिन क्या प्रयास सिर्फ ज्ञापन देने तक, संयुक्त राष्ट्र संघ में मांग उठाने तक सीमित है? अगर 56 करोड़ फ्रेंच, स्पेनिश भाषा वाले भाषा को शामिल किया जा सकता है, इसको 56 करोड़, तो क्यों उसको शामिल किया गया? क्या उसके पीछे तर्क दिए गए होंगे? क्या उसके पीछे मान्यताएं रही होंगी? फ्रेंच सरकार ने कितना किया होगा उसके लिए? स्पेन की सरकार ने कितना किया होगा? या स्पेन बोलने वाले लोग जो स्पेन में नहीं रहते हैं, दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं, निश्चित रूप से उन्होंने प्रयास किए होंगे, उन्होंने आवाज उठाई होगी, उन्होंने अभियान चलाए होंगे, उन्होंने आंदोलन चलाए होंगे। 25 करोड़ रूसी बोलने वाले, रूसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले, वो भाषा अगर है 25 करोड़ की, 28 करोड़ की, 32 करोड़ की, 56 करोड़ की जो जनसंख्या है भाषा बोलती है, वो भाषाएं अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की सूची में शामिल है, तो 100 करोड़ लोग जो हिंदी बोलते समझते हैं, उनकी शामिल क्यों नहीं है? क्या हम वो जो प्रयास होने चाहिए, और मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा की सूची में शामिल हो जाए, ये एक उपलब्धि तो होगी, लेकिन इससे बड़ी भी उपलब्धि होगी कि हमारे यहाँ जो हिंदी है, जो हिंदी समझते हैं, बोलते हैं, वो लोग इसको आगे लाने के लिए आगे करें। 1975 में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। 50 साल हो गए पूरे, और 50 साल पहले हिंदी भाषियों के मन में ये सवाल उठा था कि हमारी भाषा दुनिया में समृद्ध भाषा क्यों नहीं हो सकती, जबकि 100 करोड़ लोग आज बोलने वाले मौजूद हैं। और उस सम्मेलन में तरह तरह के प्रस्ताव पास किए गए थे, और उस समय ये लगा था कि शायद आने वाले 5-7 सालों में भारत का हिंदी में सम्मान होगा, दुनिया में हिंदी भाषा को सम्मान बढ़ेगा, और निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ में हम अपनी इस भाषा को शामिल कराने में कामयाब रहेंगे। क्योंकि आज 50 साल बाद भी वही सवाल जो नागपुर के प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में खड़ा हुआ था, वही सवाल आज फिर खड़ा होता है कि हम अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी को वरीयता क्यों नहीं देते। स्कूलों में देखिए, आज देश के स्कूलों की बात करें, अंग्रेजी स्कूलों में जितने नेता हैं, जितने अधिकारी हैं या जो सक्षम हैं, वो सब अपने बच्चे को अंग्रेजी का ज्ञान दिलाना चाहते हैं।
किस लिए? क्योंकि उनको लगता है कि अगर उसको अंग्रेजी नहीं आई या वो सिर्फ हिंदी भाषी रह गया तो आगे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें उसको स्थान नहीं मिलेगा। यूपीएससी में भी देखिए बहुत सी जो परीक्षाएं अंग्रेजी में होती है, हिंदी भाषा अन्य भाषाओं में होने लगी है। लेकिन क्या हम सिर्फ हिंदी ही ऐसा नहीं कर सकते कि हिंदी अंग्रेजी, हिंदी को उतना प्रोत्साहन मिले, उसके लिए क्या जरूरी होगा? क्योंकि सिर्फ मैंने पहले भी कहा, शुरुआत में यही विषय था कि 14 सितंबर को सेमिनार होंगी, गोष्ठियां होंगी, और बहुत से तो वक्ता पिछले 10 सालों से आप उनको सुनोगे कि हर हिंदी सम्मेलन में उसके उत्थान की बातें होती हैं। और जो लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, राजनेता और ब्यूरोक्रेट अधिकारी, वो भी श्रृंखला में शामिल होते हैं, और उनकी बातें सुन के लगता है कि निश्चित रूप से हिंदी भाषी हैं, हम गर्व होता है उनको। लेकिन वो 1 या 2 दिन की बात होती है, उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है कि हिंदी के लिए, हिंदी को अपने उत्थान के लिए हिंदी भाषी जो हिंदी के प्रेमी है, उनको संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन की जो उजाला दिखता है, एक प्रकाश दिखता है, उसके बाद स्थिति फिर वही हो जाती है। तो इसके लिए बहुत से सवाल उठते हैं मेरे मन में भी, आपके मन में भी, कि क्यों हिंदी अपनी जो भाषा की का स्थान हासिल करने की जो उसकी क्षमता है, वो क्यों नहीं हासिल कर पा रही? क्या हमारे राजनेता इसके लिए गंभीर सिरे से प्रयास नहीं करते? क्या वो सिर्फ ये जताने का प्रयास करते हैं कि देखो हम हिंदी के उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ वोटों की राजनीति है? तमिल लोग अगर हिंदी नहीं बोलते हैं, तमिल लोग अपनी भाषा बोलते हैं, बंगाली अपना भाषा बोलते हैं, तेलुगु वाले अपनी भाषा बोलते हैं, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हिंदी को हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया और दुनिया में 100 करोड़ लोग बोलते हैं, तो हम उस भाषा को उस ऊंचाइयों तक क्यों नहीं पहुंचा सकते? आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ये जो गोष्ठियां, सेमिनार होंगी, ये होंगी, इस पे चर्चा होगी, बहस होगी। संसद में भी कई बार बहस हुई है हिंदी के उत्थान को लेके। लेकिन लगता नहीं कि हमारे जो राजनेता हैं, जितने गंभीर होने चाहिए, जितने गंभीर होके उनको प्रयास करने चाहिए, वो शायद कर पाते हों। क्योंकि सीधा सा गणित है, जैसे सरकारी स्कूलों की बात होती है ना, कि प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल, पब्लिक स्कूल, उनके मुकाबले सरकारी स्कूल पिछड़े हुए क्यों हैं? उनके बच्चे क्यों आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें उतने सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि निश्चित रूप से इंग्लिश का बोलबाला है। मांग उठती है, कई बार उठी है, कई विधायक सांसदों ने भी उठाई है मांग, कि ये अनिवार्य कर दिया जाए कि जितने भी विधायक, सांसद या आरएएस, आईएएस और जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। और अगर जिस दिन उन बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने का अनिवार्य कर दिया जाए, उसी दिन सरकारी स्कूलों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पिछले दिनों की बात है, अभी 3-4 दिनों पुरानी बात है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। कई तो अध्यापक वहां उपस्थित मिले, बिना किसी कारण, बिना किसी छुट्टी के। और जब शिक्षा मंत्री ने छात्रों से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनके नाम पूछे, तो बगले झांकने लगे। मतलब 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चों को ये नहीं पता कि देश का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। मैं सभी सरकारी स्कूल के अध्यापकों पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है। कहने को कहा जा सकता है कि प्राइवेट स्कूल, अंग्रेजी स्कूल, पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, इनके बच्चों को भी हो सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम नहीं पता हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। लेकिन सरकारी स्कूलों का जो स्तर नहीं बढ़ रहा है, जो सरकारी स्कूलों में वही आदमी प्रवेश कराता है जिसकी क्षमता, जिसकी आर्थिक क्षमता कॉन्वेंट, पब्लिक स्कूल में पढ़ाने की नहीं होती है। यही हाल हमारा हिंदी के साथ है कि हिंदी में वही बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं जिनके पास समृद्धता है। सरकारी स्कूल का मतलब हिंदी हिंदी स्कूल। सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी का बढ़ावा दिया गया है, अंग्रेजी के स्कूल खुले, फिर उसको बंद लेने को लेके भी विवाद चल रहा है इन दिनों कि अंग्रेजी स्कूलों की, सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी की क्या है कि सिर्फ अंग्रेजी में ही पढ़ाई हो। वो एक राजनीतिक विषय है। लेकिन निश्चित रूप से हिंदी का उत्थान उसी दिन होगा कि जब हमारे राजनेता, हमारे सरकारी अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक, यानी कहने का मतलब क्रीम जो देश को चलाती है,
वो हिंदी के उत्थान का दिल से चाहे, सिर्फ वोट के लिए कि ये नेता फला नेता जी अंग्रेजी जानते हैं फिर भी हिंदी बोल रहे हैं। आज देश में देखिए ना कि इसी से पैमाना लग सकता है कि जो हिंदी की, बॉलीवुड की जो फिल्में बनती है, कितने करोड़ों का टर्नओवर करती है, कितना पैसा कमाती है। निश्चित रूप से हिंदी फिल्में देखने वाले लोग मौजूद हैं, देखते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है, सालों साल बनती है, सैकड़ों फिल्में बनती है। तो जब फिल्म सफल हो सकती है, तो हिंदी फिर हमारे आम जीवन में क्यों सफल नहीं हो सकती? और हम हिंदी बोलने वालों को हीन दृष्टि से अगर देखते हैं, या अंग्रेजी और हिंदी बोलने वालों को हम ये समझते हैं कि जब हिंदी बोलने वाला, अरे नहीं ये तो कमजोर है, योग्य है, ये अंग्रेजी के मुकाबले में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए सिर्फ एक दिन की हिंदी दिवस मनाने से हिंदी सफल नहीं होगी। हिंदी को अगर सफल बनाना है तो हमें हर रोज हिंदी दिवस मनाना होगा। हमें अपने आम बोलचाल में, अपने बच्चों के बोलचाल में, राजनेताओं को अपने बोलचाल में, कम से कम जो लोग हिंदी भाषी हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जिन राज्यों में हिंदी का बोलबाला है, हिंदी भाषी बोलने वाले, पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, कम से कम उनको तो इस चीज़ का उठाना चाहिए। और हम सिर्फ ये कल्पना करें, हम अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूल में भेजना चाहें और सरकार से अपेक्षा करें, नेताओं से अपेक्षा करें, मंत्रियों से अपेक्षा करें कि हिंदी का उत्थान क्यों नहीं हो रहा। तो हिंदी का उत्थान सिर्फ सरकारों के भरोसे नहीं है, सिर्फ नेताओं के भरोसे नहीं है। अगर हिंदी का उत्थान हमें करना है तो हमें इस मनोवृत्ति से, इस मानसिकता से उभरना होगा कि हिंदी के मुकाबले अंग्रेजी सशक्त भाषा है, और अगर अंग्रेजी नहीं आती तो हमारा बच्चा कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो निश्चित रूप से हिंदी दिवस पे जो गोष्ठी होंगी, चर्चाएं होंगी, आप और हम सब सुनेंगे। और हिंदी को समृद्ध बनाना है तो सबसे अनुरोध है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं, कम से कम हिंदी को, अपनी राष्ट्रभाषा को उतना सम्मान, उतना दर्जा तो दें, ताकि हम जब आगे अगला साल हम हिंदी दिवस मनाएं तो कम से कम हमें ये अनुभूति हो, हमें ये सुख का अनुभव हो कि हमने हिंदी के उत्थान के लिए अपनी तरफ से भी कुछ प्रयास किया। कल फिर किसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.